हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। इकोनॉमी स्थापना डे 3 का ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ बजट एज वेल एज टाइप्स ऑफ डेफिसिट। नाउ यू मस्ट बी familiar विद द आइडिया बिहाइंड स्थापना, राइट। इन दिस सीरीज हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने लग रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिविजन करने लग रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ लिए उनको रिविजन करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट पहलू, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर आपने नहीं अंडरस्टैंड करी होगी वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे थ्रू स्थापना सीरीज, जो कि आपको 8 AM पे मिलने लग रही है। 8 PM पे आपको इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज मिलेगी जिसमें हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो बच्चा स्थापना देख रहा है उसको प्रयास में आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि जो लाइव सेशन होगा 8 PM के ऊपर प्रयास का, उसके अंदर आपके सामने इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करवाने वाले हैं। लाइव जब आप सॉल्व करेंगे सारे दूसरे बच्चों के साथ तो आप देख पाएंगे कि आप सवाल के जवाब सही दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है बेहतर ढंग से समझ में आएगी आपकी अपनी तैयारी के बारे में। जब आप ये दोनों सेशंस को साथ में लेकर चलोगे पूरी पूरी टोटल अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। देखते हैं आज कंपोनेंट ऑफ बजट के बारे में। तो देखिए, आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट रहता है उसको हम लोग ने बेसिकली दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो हम उसको बोलते हैं, उसका एक पार्ट जो है कैपिटल बजट है, दूसरा पार्ट जो है वो उसका रेवेन्यू बजट है। रेवेन्यू बजट को हमने जो है दो हिस्सों में बांटा हुआ है। उसके अंदर आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कोई भी एक घर आप इमेजिन करते हैं तो घर के अंदर कुछ आमदनी आती है और कुछ खर्चा होता है। उसी प्रकार से सरकार के जो दो बजट है, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, उनके बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको टोटल समझाने वाला हूँ। आप बिल्कुल भी एकदम ये मत होइए, ऐसा मत सोचिए कि आपको नहीं समझ में आएगा, राइट। आपको समझ में आएगा। अभी आप बेसिक चीज़ ये समझिए कि जैसे घर का बजट होता है कि इनकम आती है घर के अंदर और एक्सपेंडिचर होता है, उसी प्रकार से सरकार के बजट्स होते हैं। जो रेवेन्यू बजट होता है उसके दो भाग होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज वेल एज कैपिटल बजट के दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स रहता है उसको वी हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, टैक्स रेवेन्यू एज वेल एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल हमने दे रखा है GST। उसी प्रकार से नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जो भी सरकार को इंटरेस्ट मिलता है, सरकार को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, फीस मिलती है, ग्रांट्स मिलती है, उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। मोटी बात क्या है कि रेवेन्यू मतलब पैसा अंदर आना। रेवेन्यू मतलब पैसा अंदर आना, तो रेवेन्यू अंदर आने का सोर्स क्या है? दो सोर्स है, टैक्स रेवेन्यू एज वेल एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू बोले तो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू से भी आपको टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू भी आपको रेवेन्यू मिल सकता है। डायरेक्ट टैक्स के थ्रू जो आपको रेवेन्यू मिलता है तो कौन से वो डायरेक्ट टैक्स है जिसके थ्रू आपको मोटा रेवेन्यू आता है? दैट इज योर इनकम टैक्स एज वेल एज कॉर्पोरेशन टैक्स। एकदम आपको याद रखना है एज इट इज। नॉन टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कौन सा इंपॉर्टेंट वाला हो गया? GST। पूरे भारत भर के अंदर लागू है, पूरे भारत भर का हर एक नागरिक जो है वो टैक्स पे करने लग रहा है। जो जहां तक बात रही नॉन टैक्स रेवेन्यू की, तो जो आपकी सरकार की इंटरेस्ट की इनकम है, मान लीजिए सरकार ने किसी को लोन दे रखा है तो सरकार को उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। मान लीजिए सरकार ने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, वो कंपनी प्रॉफिट में चलने लग रही है, वो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो सरकार को भी एक डिविडेंड मिलेगा। सपोज कर लीजिए कि सरकार की कोई कंपनी है, सरकार 100% ओनर ऑफ दैट कंपनी है, वो कंपनी प्रॉफिट के अंदर चलने लग रही है, तो वो कंपनी के अपने मालिक को यानी कि सरकार को कुछ प्रॉफिट नहीं देगी, बिल्कुल देगी। तो प्रॉफिट भी जो सरकार कमाती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। फीस जो भी अगर सरकार सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बदले में अगर सरकार फीस कलेक्ट करती है तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। मान लीजिए कि उनको कोई मदद मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है फ्रॉम लेटर से अन्य कंट्रीज, तो वो जो ग्रांट मिलने लग रही है वो ग्रांट भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर लेकर हम रखते हैं। अब बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, सब्सिडी, सैलरीज, पेंशन। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो सरकार ने जो लोन ले रखे हैं, सपोज कर लीजिए सरकार ने लोन ले रखा है तो वो लोन का जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया के अंदर अगर 100 रुपया सरकार खर्च रही है तो 13 रुपया तो इंटरेस्ट के अंदर जाने लग रहा है। यानी कि जो पुराने लोन ले रखे हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट चुकाने के अंदर 23 रुपया जो है आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, 23 रुपया जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के ऊपर जाने लग रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो सरकार सब्सिडीज देती है, खासकर पेट्रोलियम के ऊपर सब्सिडी, पेट्रोलियम के अपना केरोसिन के ऊपर सब्सिडी, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी, फूड के ऊपर सब्सिडी, तो ये जो सब्सिडी है ये भी आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आता है। जो भी सरकार के मुलाजिम काम करने लग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम करने लग रहे हैं, उनकी जो सैलरीज है, उनकी जो पेंशंस है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है?
देखिए, कैपिटल रिसीप्ट्स दो प्रकार की होती है, एक तो डेप्ट क्रिएटिंग, एक नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स? सरकार देखिए क्या है ना कि दुनिया भर के खर्चे करती है, कई बार सरकार के पास जो है ना कि उतना पैसा नहीं अवेलेबल रहता है जितना उनके पास खर्चा करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर उनके पास पैसा नहीं अवेलेबल रहता है या कम अवेलेबल रहता है तो सरकार को क्या कर्जा उठाना पड़ता है, डेप्ट लेना पड़ता है। तो कुछ रिसीप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डेप्ट क्रिएटिंग रिसीप्ट्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सरकार को लोन लेना पड़ता है अपने खर्चों को मीट करने के लिए तो उसे हम कहेंगे डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। अगर सपोज कर लीजिए कि सरकार अपने खर्चे को, अभी से कई बार ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई आपदा आ जाती है तो पुराने दागीने गहने जो है अच्छे वाले उनको बेच दिया जाता है, गाड़ी स्कूटर बेच दिया जाता है, कोई जमीन का टुकड़ा बेच दिया जाता है, कोई घर एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसको बेच दिया जाता है। तो एसेट्स जो होते हैं, घर के एसेट्स जो होते हैं उनको हम सेल करते हैं ताकि उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से जो हम हमारी नीड्स है उसको हम फुलफिल कर सके। तो ये जो अगर सपोज कर लीजिए कि सरकार अपना एसेट बेचती है वो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सरकार कर्जा ले रही है। सपोज कर लीजिए कि सरकार के पास कोई कंपनी के अंदर 100% शेयर होल्डिंग है और सरकार ने उस कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग में से 5-10% शेयर होल्डिंग जो है वो निकाल कर बेच दी, ठीक है ना, और उसके बदले में जो पैसा आया सरकार ने, वो सरकार ने अपना यूज कर लिया। तो इसके अंदर थोड़ी ना सरकार ने कोई कर्जा ले लिया। तो इसको हम कहेंगे नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट दो प्रकार की हो गई, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो गई और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो प्रकार का एक्सपेंडिचर जिससे कुछ एसेट क्रिएट होता है, राइट, उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज समथिंग जो आपको फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम, फ्यूचर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फ्यूचर सोर्स ऑफ आमदनी देता है, दैट इज कॉल्ड एन एसेट। पुराने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने से आपका कौन सा एसेट क्रिएट होने लग रहा है? सब्सिडी देने से आपका कौन सा एसेट क्रिएट होने लग रहा है? सैलरीज पे करने, पेंशन पे करने से आपका कौन सा एसेट क्रिएट होने लग रहा है? लेकिन अगर आप कोई लैंड खरीदते हैं या अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं या आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करती है सरकार, राइट, तो उससे क्या होगा कि वो लैंड के ऊपर रेंट आएगा, बिल्डिंग के ऊपर रेंट आएगा, मशीन इक्विपमेंट अगर फैक्ट्री में लगाती है उससे प्रॉफिट आ सकता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अगर सरकार करती है तो उससे भी सरकार को कोई ना कोई प्रकार से कमाई हो सकती है, डिविडेंड के फॉर्म में या वन वे और दी अदर के अंदर, राइट। या फिर सरकार स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, इन सारी चीज़ों को रन करे प्रॉपर्ली, है ना। इनको रन करने से भी सरकार को जो इनसे फीस कलेक्शन होता है, इधर से फीस कलेक्ट होकर आती है, राइट, देश का भविष्य सुधरता है, सारी सारी चीज़ें क्रिएट होती है, लोगों की प्रोडक्टिविटी में एनहेंसमेंट आता है। तो वो प्रकार का एक्सपेंडिचर है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब हमारे को सारी चीज़ों को इन डिटेल समझना है। ये तो मैंने सिर्फ समझना शुरू करा है, टॉपिक को खोलना शुरू करा है, खोलते खोलते मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम एट द बैक ऑफ योर हैंड याद होना चाहिए, एकदम एकदम छपा हुआ रहना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, कि अगर आप आंख बंद करके सोचे तो ये डायग्राम आपके आंख के सामने आ जाना चाहिए। वो तब आएगा जब आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से निकालेंगे। तो पहले एक बार आप देखकर निकालिए, दूसरी बार आप जो है बिना देखे निकालिए, तीसरी बार जो है थोड़े टाइम बाद अपने दिमाग से खुद से सोच सोच के बनाइए। तो गवर्नमेंट बजट के दो भाग होते हैं, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट दोनों के दो भाग होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट। यहाँ तक तो ईजी है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हो गए दो प्रकार के रिसिप्ट, ठीक है ना, डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट यानी कि कर्जा, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसीप्ट्स यानी कि नॉन कर्जा, ठीक है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि क्या हो गया कि लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन इक्विपमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना। रिवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होते हैं? टैक्स रिवेन्यू एज वेल एज नॉन टैक्स रिवेन्यू को हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपका इंटरेस्ट, सब्सिडी, सैलरीज, पेंशन, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाता है। टैक्स रिवेन्यू भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू रिवेन्यू आता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू आता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, फीस, ग्रांट। अब ये सारी चीजें तो आपने समझ ली कि चलो ठीक है ये होता है। अब ऐसा क्या है इसके अंदर? बेसिकली अब हमारे को समझना है डिस्टिंक्शन बिटवीन लेट अस से रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स ऑन द वन हैंड, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड। तो ये दोनों प्रकार के जो डिस्टिंक्शंस है इनको हमारे को बहुत क्लियरली समझना है। तो जो पहला डिस्टिंक्शन है वो ये है कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है वो शॉर्ट टर्म है, राइट। एक साल के अंदर ये आती है और उसी साल के अंदर आपको
इसको भोगना है, उसका फायदा उठाना है। कैपिटल रिसीप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, राइट, मेनी ईयर्स इन द फ्यूचर, इट इज एंजॉयड फॉर मेनी ईयर्स, कंटिन्यूअसली जो है वो कैपिटल रिसीट्स आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, राइट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, राइट, कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स। यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आप देखिए कि ये जो टैक्स है, तो इस साल का टैक्स इस साल में आ गया, खर्च हो गया, खत्म हो गया, इस साल का टैक्स इस साल में आया, खा लिया हमने, इस साल का टैक्स इस साल में आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है शॉर्ट टर्म रहता है इसका। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले जो इसके रहते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म रिसीट्स जो रहती है वो उसका हमारे को लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके लॉन्ग टर्म हमारे को इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं फॉर मेनी ईयर्स इन द फ्यूचर। अब देख लीजिए अकरेंस, रिपीटेडली अकर होने लग रही है, रेवेन्यू रिसीप्ट जो है बार बार में आएगी, हर साल आएगी, रिकरिंग है और रेगुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मान लीजिए कि अगर अब जैसे हमने पीछे देखा, ठीक है, तो जो टैक्स है जो वो हर साल आने वाला है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, या जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है सरकार का वो भी जो है वो ऑलमोस्ट हर साल आने वाला है। उसके अंदर जो अगर कोई सरकार फीस कलेक्ट कर रही है, मान लीजिए कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्विस जो है सरकार कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने वाली है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। तो वो जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स उसके थ्रू आने वाले हैं वो कंटिन्यूसली आने वाले हैं, रिकरिंगली आने वाले हैं, रेगुलरली आने वाले हैं, रिपीटेडली नहीं आने वाले। कैपिटल रिसीप्ट्स ऑन द अदर हैंड जो है वो नॉन रिकरिंग है और वो इरेगुलर है। वाई नॉन रिकरिंग, वाई इरेगुलर? देखिए, लोन तो आपको तब लेना है जब आपकी रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आप थोड़ा ना रेगुलर बेसिस के ऊपर लोन लेने वाले हैं। आपको थोड़ी मालूम है कि कितना लोन लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। एसेट सेल्स के थ्रू जो आपके पास पैसा आने लग रहा है वो थोड़ी ना जो आपको मालूम है कि आपको कितना बेचना है, क्या बेचना है, और हर बार थोड़ी ना आप एसेट कितना बेच रहे हैं कि आपको एकदम रेगुलर है, एकदम फिक्स्ड है। तो वो भी अमाउंट वेरी करता है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी रहती है। उसके बाद आप देखेंगे जनरेशन ऑफ फर्दर रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इट डज नॉट प्रोड्यूस कैपिटल रिसिप्ट। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है आपकी, राइट, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस कैपिटल रिसिप्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका टैक्स रेवेन्यू, राइट, तो टैक्स रेवेन्यू की वजह से आपका कोई कैपिटल रिसिप्ट नहीं जनरेट होने वाला है। नॉन टैक्स रेवेन्यू उसकी वजह से आपका कोई कैपिटल रिसिप्ट नहीं जनरेट होने वाला है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट्स अगर जो आपके पास आ रही है, मान लीजिए आपने एसेट सेल करा, राइट, और आपके पास एक कैपिटल रिसिप्ट आई, राइट, आपके पास पैसा आया और आपने उस पैसे को, मान लीजिए कि आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करा, राइट, मान लीजिए कि आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करा और आपने मान लीजिए कि एक और कोई दूसरा एक नया प्रोजेक्ट लगाया और उस प्रोजेक्ट की वजह से जो है प्रॉफिट आने लग रहा है ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, तो वही चीज़ हो जाएगी, वो जो प्रॉफिट है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। सो पॉइंट ये है कि रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स को अगर आप इन्वेस्ट प्रॉपरली करते हैं तो उससे आप जो है फ्यूचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन एसेट लायबिलिटी, एसेट क्या होता है? जो मेरे को फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम देगा, फ्यूचर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड देगा, फ्यूचर सोर्स ऑफ रेवेन्यू देगा, फ्यूचर सोर्स ऑफ आमदनी देगा। लाइबिलिटी क्या होगा? जिसके ऊपर मेरे को खर्चा करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने आपको लोन दिया 10,000 करोड़ का, ठीक है ना, तो जो मैंने आपको 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया तो वो 10,000 करोड़ रुपए मेरे लिए एक एसेट है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। कैसे? क्योंकि आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अगर 10,000 करोड़ रुपया दिया है तो आप मुझे इंटरेस्ट तो दोगे ही ना, ऑब्वियस ही बात है, आप मुझे दोगे, राइट। सो दैट लोन इज एन एसेट फॉर मी, बट दैट लोन इज अ लाइबिलिटी फॉर यू। व्हाई इज दैट लोन अ लाइबिलिटी फॉर यू? That loan is a liability for you because you need to pay interest on that 10,000 crore loan that you have taken from me. ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आपको एसेट का मतलब क्या होता है और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है उसकी वजह से ना तो एसेट के अंदर कोई चेंज आ रहा है ना लाइबिलिटी के अंदर चेंज आ रहा है। अगर सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स या जो भी टैक्स कलेक्ट कर रही है या कोई भी फीस कलेक्ट कर रही है, प्रॉफिट लेने लग रही है, तो उसकी वजह से कौन सा सरकार का एसेट क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है? कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से क्या होगा कि या तो सरकार के एसेट कम होंगे या सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी। मैंने आपको पीछे दिखाया था कैपिटल रिसिप्ट्स दो प्रकार के होते हैं। आई होप आपने डायग्राम पीछे बना लिया था, नहीं बनाया था तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, डायग्राम बनाकर आगे आइए। मैंने आपको पीछे क्या बताया था? कैपिटल रिसिप्ट्स दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरा होता है आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है लोन्स। लोन्स अगर आप लेने लग रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ने लग रही है, और आप कौन है, सरकार है। तो अगर आप लोन लेने लग रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ने लग रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने एसेट बेचा, यानी कि अगर आपने मान लीजिए आपकी कोई कंपनी बेच दी उठा के, तो उसका मतलब क्या है कि आपके एसेट कम हो गए। इसका बेसिक मतलब क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट्स या तो डिक्रीज करवाएगी एसेट को या इंक्रीज करवाएगी लायबिलिटी को, जो कि ऐसा जनरली नहीं होता है इन द केस ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। एक्सपेंस की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट, समटाइम्स एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर आर टू बी इनकर्ड फॉर रेवेन्यू रिसीप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्रॉफिट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, लेकिन प्रॉफिट आएगा कब, जब सरकार लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह के ऊपर खर्चा करेगी, फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश करने के अंदर मदद करेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होगा तो जाके रेवेन्यू रिसीप्ट आएगा। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट, समटाइम्स एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर आर टू बी इनकर्ड फॉर कैपिटल रिसिप्ट। अब जैसे कैपिटल रिसिप्ट का प्राइम एग्जांपल क्या है, लोन्स। हमने बात करी है कैपिटल रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट एज वेल एज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो जो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है जाकि दैट इज लोन, तो लोन हमारे को ऐसे फोकट में तो मिलता नहीं है कभी भी। उस लोन के लिए हमारे को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इंटरेस्ट पेमेंट को हमने क्या बोला, इंटरेस्ट पेमेंट को हमने बोला भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और वही यहाँ पर बोल रखे हैं कि समटाइम्स एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर आर टू बी इनकर्ड फॉर कैपिटल रिसीप्ट्स। आई होप आपको ये चारों डिफरेंस, पांचों डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आने लग रहे हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो टेम्पररी प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग टर्म प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना इधर कोई एसेट अक्वायर करा गया है, ना ही कोई एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होता है तो एसेट या तो अक्वायर करा जाएगा या फिर आप कोई एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमने आपको बोला था कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कि लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स इन प्रकार की चीज़ों के ऊपर खर्चा करना, डैम्स स्कूल्स हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा बनवाना को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने लग रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या होने लग रहा है कि एक एसेट क्रिएट होने लग रहा है। और वो जो एसेट क्रिएट होने लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशंस, जो कि अभी हमने पीछे देखा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जनरली हमारे को एसेट क्रिएशन देखने को नहीं मिलता है। मूविंग अहेड, फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, whereas on the other hand कैपिटल एक्सपेंडिचर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स। बोलने का मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उससे हम कुछ निर्माण होते हुए नहीं देख सकते, शायद हम कुछ एसेट बनते हुए, फिजिकली एसेट बनते हुए नहीं देख सकते। और whereas on the other hand अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑन लेट अस से लैंड बिल्डिंग मशीनरी सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो वी विल बी एबल टू सी द क्रिएशन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल एसेट एंड दैट इज द ब्यूटी बिहाइंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दैट इज द ब्यूटी बिहाइंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेगुलर होता है, सैलरीज हर साल देनी है, हर महीने देनी है, पेंशन हर साल देनी है, हर महीने देनी है, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं हो सकती है, उसके अंदर कोई भी प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता कि आज दे दिया कल दे दिया। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इरेग्युलर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमिटेड एक्सपेंडिचर। आपको सैलरी देनी है मतलब देनी है, आपको पेंशन देना है मतलब देना है, आपको इंटरेस्ट मुझे चुकाना है मतलब चुकाना है, आपको जो है सारे पेमेंट्स करने हैं मतलब करने हैं। देयर इज नो वे आई कैन एस्केप दिस रियलिटी एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट रिगार्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है, जो स्कूल्स हो गया, डैम्स हो गया, इस प्रकार की जो एक्सपेंडिचर है ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, इरेगुलर एक्सपेंडिचर है, अप टू द जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अप टू जो ये सरकार की मर्जी के ऊपर है कि सरकार को वो चीज़ करनी है कि नहीं करनी है, सरकार के पास उससे रिलेटेड फंड अवेलेबल है कि नहीं है, पैसा अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर फंड अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है तो कर देंगे, और अगर फंड अवेलेबल नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है तो नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद इन लोग बोल रहे हैं कि इफेक्ट ऑन बिजनेस क्या है, इसका इफेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इफेक्ट ऑन बिजनेस क्या है। तो थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बिजनेस चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि उसकी वजह से जो है बिजनेस चलता रहेगा, सरकार का काम काज चलता रहेगा, सैलरी जा रही है, पेंशन जाने लग रही है, इंटरेस्ट जाने लग रहा है, यानी कि सरकार का काम चलने लग रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, इंप्रूव करता है पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैसे, मान लीजिए कि अब से
जैसे फॉर इंस्टेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है नई मशीन्स लगाना, या मान लीजिए कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, राइट, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, इस प्रकार के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, समझाने की कोशिश करी गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस की पोजीशन इंप्रूव होती है, वेराज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बिजनेस जो है वो चलता रहता है। उसी प्रकार से अगर आप रिकॉर्ड ऑन बैलेंस शीट देखेंगे तो इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, क्या जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इट अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट। सिमिलरली व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, इट रिड्यूसेस प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक एक्सपेंस माना जाने वाला है, राइट। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर करने लग रहे हैं तो आपको एक प्रकार से एक एसेट भी जो है वो आपको मिलने लग रहा है, आपके नाम के ऊपर वो एसेट आने लग रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेट अस से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमारे को ये जो जानकारी है उसके अंदर आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी होगी, घर के अंदर भी कैसा होता है कि कई बार जो हमारा इनकम होता है दैट डज नॉट मैच विद द एक्सपेंडिचर। कई बार ऐसा होता है कि द एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इनकम, ये चीज हमने कई बार देखी है। नाउ द आइडिया इज व्हाट, अगर सरकार का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम या सरकार का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, सो व्हाट डू वी डू। तो ये प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को, ये प्रकार के सिचुएशंस को और चैलेंजेस को अब हमारे को डिस्कस आपके साथ आगे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटवीन व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, राइट। तो देखिए सरप्लस बजट क्या होता है। सरप्लस बजट का मतलब ये होता है कि जो आपकी रिसीप्ट्स है, टोटल रिसीप्ट्स है, दे आर ग्रेटर देन योर टोटल एक्सपेंडिचर, दैट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट, कि आपके पास फंड्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, आपके पास फंड्स जो है वो सरप्लस अवेलेबल है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस बजट। आई होप दैट देयर इज नो डाउट इन दिस। मूविंग अहेड आप देख लीजिए व्हाट इज बैलेंस्ड बजट। व्हाट इज बैलेंस्ड बजट, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स टेकन टुगेदर, यानी कि टोटल रिसीप्ट्स टुगेदर, राइट, इज इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल टू योर लेट अस से कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड बजट। इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन जो बजट है वो आपका इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड बजट, ना तो कोई सरप्लस है और ना ही कोई डेफिसिट है। एंड व्हाट इज द डेफिसिट बजट, कैपिटल रिसीप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसीप्ट्स को आप ऐड कर लीजिए, टोटल रिसीप्ट्स आप देख लीजिए और आप पाएंगे कि इट इज लेस देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर टोटल रिसीप्ट्स, तब जाके आपका डेफिसिट है, तब जाके आपका खड्डा है और इस खड्डे को आपको भरना पड़ेगा। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, दैट इज बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। एंड आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द की डिफरेंस बिटवीन द टू थ्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैलेंस्ड बजट। तो देखिए बैलेंस बजट की आइडिया क्या है कि जो भी सरकार है, जो भी कंट्री, दे शुड लिव विद इन देयर मीन्स। जितना उनके पास साधन है, जितना उनके पास संसाधन है, उतनों को उनको खर्चा कर देना चाहिए, उतनों को उनको स्पेंड कर देना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड बजट ऑन वेरी सिमिलर लाइंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर होता कैसा है कि अब हमने पीछे आपके साथ डिस्कस करा था कि कई बार कैसा रहता है कि डिमांड इंडिया के अंदर कम हो जाती है, कई बार ऐसा रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स रहते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सो द पॉइंट इज व्हाट दैट मे बी कि बिजनेस साइकिल डाउन जाने लग रही है, यानी कि डिमांड कम होने लग रही है। एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू, जब डिमांड कम होने लग रही है कि गवर्नमेंट खुद से स्पेंड करना शुरू कर देगी। हमने देखा है जीडीपी का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ऐसे हमने बात करी है। सो द आइडिया इज व्हाट कि अगर सरकार देख रही है कि द ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी इज कमिंग डाउन, तो इन दैट केस व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इज दैट दे कैन कम इन टू द मार्केट एंड दे कैन स्पेंड देयर मनी, राइट। गवर्नमेंट कैन स्पेंड। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से क्या होगा कि गवर्नमेंट कोई ना कोई चीज जब स्पेंड करेगी, पैसा स्पेंड करेगी, तो कुछ ना कुछ खरीद रही है, और वो जो भी चीज सरकार खरीदने लग रही है वो कोई ना कोई बनाने लग रहा है, और वो जो कोई भी बनाने लग रहा है उसको एक ग्राहक मिल रहा है सरकार के फॉर्म के अंदर, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल पाएगा, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएगा और सारे सारे फायदे उसको हमारे को देखने को मिलेंगे। नाउ द आइडिया इज दैट अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती, एकदम स्टबर्नली डिसाइड कर लेती कि कोई भी हालत के अंदर वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू रन अ बैलेंस्ड बजट, अगर ये डिसाइड हो जाता है तो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द रूम टू बी एबल टू स्पेंड मोर देन व्हाट इज, मतलब यू नो, टू स्पेंड मोर,
मोर देन लेट अस से रेवेन्यू या मोर देन लेट अस से इनकम, राइट? व्हाई? बिकॉज हमने ये बोल दिया है कि वी आर गोइंग टू मेंटेन अ बैलेंस बजट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट बैलेंस बजट की वजह से कैसा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा खतरे में पड़ सकती है. अगर डिप्रेशन या डिफ्लेशन का माहौल है, यानी कि स्लैक का माहौल है, यानी कि डिमांड कम का माहौल है, ऐसे माहौल के अंदर सरकार को आगे आगे खर्चा करना चाहिए और इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. बट अगर सरकार बंधी हुई है बैलेंस्ड बजट के आइडियाज से, राइट, तो शायद गवर्नमेंट आके पैसा स्पेंड ना करना चाहे. एंड दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग while implementing a balanced budget. तो एक तरफ तो ठीक है कि we should live within our means, but on the other hand this is also problematic. What are the merits and demerits of balanced budget? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर है तो वो अगर इंश्योर करता है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, बिकॉज अगर सरकार बहुत ज़्यादा भी खर्चा करने लग रही है, राइट, उसका इस मतलब ये हो सकता है कि सरकार ज़्यादा बोरो कर रही है ज़्यादा खर्चा करने के लिए. और अगर सरकार ज़्यादा बोरो कर रही है ज़्यादा खर्चा करने के लिए, तो जितना ज़्यादा सरकार बोरो करने लग रही है उतना शायद प्राइवेट सेक्टर के पास अवेलेबल नहीं है बोरो करने के लिए. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर सरकार ज़्यादा खर्चा करने लग रही है या लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देने लग रही है वन वे और दी अदर के थ्रू, तो इसका मतलब ये है वो लोग स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, बट वो लोगों के पास भी जो है डिमांड जो है उनकी फुलफिल नहीं हो पाएगी उतना आसानी से, क्योंकि प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर उतने सारे इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं. तो पॉइंट यही है कि अगर हम जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमारे को जो है ध्यान रख के काम करना पड़ेगा. डीमेरिट्स, अनवायबल एट टाइम ऑफ रिसेशन, मंदी के दौर में प्रॉब्लम होगी. लिमिट कर देता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं समझा चुका हूं आपको, राइट. लिमिट कर देता है पब्लिक वेलफेयर के ऊपर स्पेंडिंग. आपको अगर पब्लिक वेलफेयर पे स्पेंड करना है तो पैसा चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, राइट. आपको इंफ्रा क्रिएट करवा के लेना है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए. अगर रिसेशन का टाइम है, रिसेशन वर्ड मैं आपके साथ पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, एंड यू मे ऑल्सो बी नोइंग कि रिसेशन का मतलब होता है 2 consecutive quarters of negative growth या 2 consecutive quarters of your contraction of economic activity अगर होता है तो उसको हम कहते हैं रिसेशन. एंड वो रिसेशन के अंदर से बाहर निकलने के लिए जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था कि द गवर्नमेंट शुड स्टेप अप ऑन एक्सपेंडिचर फ्रंट एंड गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी, बिकॉज गवर्नमेंट जब स्पेंड करना स्टार्ट करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्राउड इन कर लेगी इन्वेस्टर्स को, क्राउड इन कर लेगी दूसरे स्पेंडर्स को. Why? Because when the government starts spending, that means that government starts buying, and when the government starts buying, factories start working. When factories start working, तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो आप समझ सकते हैं. उसके बाद आप देख लेंगे सरप्लस बजट, जिसके बारे में ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है. फाइनेंशियल अफ्लुएंस डिस्क्राइब करता है, राइट. सरप्लस बजट जो है वो इन्फ्लेशन के दौरान जो है इम्प्लीमेंट करा जाता है टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड. नाउ व्हाई इज इट दैट सरप्लस बजट जो है इन्फ्लेशन के दौरान इम्प्लीमेंट करा जाता है? कि देखिए दोस्त, इन्फ्लेशन क्या मतलब क्या होता है कि जनरली स्पीकिंग द प्राइजेज आर राइजिंग एंड जनरली स्पीकिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज टू मच. मतलब बहुत सारा पैसा चेस करने लग रहा है बहुत थोड़े से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. सो द आइडिया इज दैट इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट दैट point ki no, we will run a surplus budget. That means what? That they are not spending extra. So when they are not spending extra, they are not consuming extra. When they are not consuming extra, that means that extra material is available for others to buy, and since that extra material is available and nobody is buying it, तो automatically उसका price कम हो जाएगा, automatically उसका inflation जो है वो कम हो जाएगा, right? तो that is the idea behind surplus budget. On very similar lines, let us talk about deficit budget, जो कि काफ़ी easy टू अंडरस्टैंड आपके लिए होना चाहिए. डेफिसिट बजट का मतलब क्या? देखिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर कैसा रहता है ना कि आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है, स्लो डाउन देखने को मिल सकता है. उसके अलावा एडिशनल डिमांड की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट, कि एम्प्लॉयमेंट रेट को इम्प्रूव करवाया जा सके. उसके अलावा देयर इज ऑल्सो पब्लिक बोरोइंग्स, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार करती है. पॉइंट ये है डेफिसिट बजट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ये है, वो ये है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनके पास कैसा रहता है कि बहुत सारे इंफ्रा की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारे जो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स की और एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और कई बार उनके पास वो इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर अवेलेबल नहीं होता है. ऐसी परिस्थिति के अंदर सरकार क्या करेगी कि अपने आप को जो है वो बेसिकली डेफिसिट
डेफिसिट ला कर दे, डेफिसिट फाइनेंस करवा कर देगी कि हाँ ठीक है हमारे ऊपर, हमारे पास कम है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेट अस से अवर रेवेन्यू, ये चीज़ हम जानते हैं, बट बावजूद इसके हम हमारे देश को देखने लग रहे हैं एंड इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री दैट वी शुड बोरो एंड स्पेंड. सो इफ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री टू बोरो एंड स्पेंड, देन द गवर्नमेंट विल एक्चुअली बोरो एंड स्पेंड, राइट. मूविंग अहेड आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ डेफिसिट. तो अभी हमने ये सारी चीज़ें जो पीछे सरकाते हुए चल रहे हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, बताएंगे ज़रूर, फीलिंग्स ज़रूर बताएंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चलने लग रहा है, तैयारी कैसे चलने लग रही है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफिसिट? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स. एक बेस्ड ऑन फाइनेंसिंग, कि डेफिसिट फाइनेंस कैसे होने लग रहा है. ऑन द अदर हैंड वन इज बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो देखिए पहले तो इसकी बात कर लेते हैं. तो जो बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? फिजिकल डेफिसिट एक प्रकार का डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट एक प्रकार का है, रेवेन्यू डेफिसिट एज वेल एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 4 प्रकार के डेफिसिट्स है. ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट के 2 पार्ट्स हैं, एक तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है, दूसरा नेट फिजिकल डेफिसिट है. और प्राइमरी डेफिसिट के भी 2 पार्ट्स हैं, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट एंड नेट प्राइमरी डेफिसिट. तो इसके अंदर अब क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है, ये मैं सारी चीज़ें आपको अब बताता हूँ, राइट. तो अब देखिए आप यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान मतलब है. पहले तो इक्वल टू लगा देंगे हम रेवेन्यू डेफिसिट के आगे, और उसके आगे क्या लिखेंगे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस आपका रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो होता है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू डेफिसिट. कि हाउ मच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाउ मच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, वो हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट दिखाता है, राइट. उसके बाद आप देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. तो सरकार ने 2011 लगभग के अंदर क्या रियलाइज़ करा कि बहुत सारा ग्रांट्स सरकार स्टेट्स को देती है, और स्टेट्स वो पैसे को कैसे भी चाहिए यूज़ कर सकते हैं. तो स्टेट्स क्या करते हैं कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं. तो सरकार ने क्या बोला कि हम जो स्टेट्स को पैसा देने लग रहे हैं वो तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनने लग रहा है, लेकिन वो जो स्टेट है वो उठा के उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने लग रहा है, यानी कि वो तो कैपिटल क्रिएट करने लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो वो इंफ्रा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है और स्टेट के पास वो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखने लग रहा है. तो वही चीज़ को पकड़ने के लिए, बराबर करने के लिए हमने फॉर्मूला और भी बनाए हैं, राइट. रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट. एंड व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट बोले तो ये सब, राइट. तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो कोई भी ऐसा प्रकार का एक्सपेंडिचर है, राइट, जो कि सरकार ने करा है जिससे कि कैपिटल एसेट क्रिएट होने लग रहा है, उसको हम कहेंगे कैपिटल एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसको हम माइनस कर देंगे फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट. तो पॉइंट ये है कि सरकार का हमेशा से ये इल्ज़ाम था कि भले ही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लेकिन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हम जो है स्कीम्स वगैरह के अंदर पैसा लगा रहे हैं और ये सारी चीज़ों के अंदर पैसा लगाने लग रहे हैं. एसेट क्रिएटिंग के अंदर भी हमारा पैसा जाने लग रहा है, जो कि एक्चुअल में जो है रेवेन्यू डेफिसिट के तौर पे नहीं काउंट होना चाहिए. इसीलिए हमने क्या करा कि रेवेन्यू डेफिसिट तो एक है ही है, ये हमारा यूनिवर्सल प्रकार का मतलब आइडिया है. उसके बाद देयर इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Now let us talk about gross fiscal deficit. What is the meaning of gross fiscal deficit? Capital expenditure plus revenue expenditure, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर. तो को ब्रैकेट में डाल दीजिए. यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहिए तो आप अपने नोट्स के अंदर कि इसको आप लिख दीजिए टोटल एक्सपेंडिचर, और इसको आपने डाल दिया ब्रैकेट के अंदर. इसके अंदर से आप माइनस कर दीजिए क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एज वेल एज क्या, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स. तो ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि नॉन कर्जा, कर्जे को हम लोग ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के अंदर नहीं लेते हैं. वाई? बिकॉज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है, इट इज़ लाइक अ रोड मैप, इट इज़ लाइक अ स्नीक पीक इनटू द क्रैश इनटू दिस थिंग. सो द आइडिया इज दैट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टोटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हम माइनस कर देते हैं एंड नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स को हम माइनस कर देते हैं. तो हमने क्या चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, हमने डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स को इग्नोर कर दिया. तो इसको हम वापस से राइट कर सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, राइट. ये भी बोला जाता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम. तो देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट सरकार की इनकम है, कोई सरकार से वापस नहीं ले सकता. एक बार सरकार ने कलेक्ट कर लिया तो वो सरकार के पास से वापस नहीं जाने वाला है. जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट है उसको भी इनकम कहा जा सकता है. इनकम इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आपने एसेट बेच दिए अपने कुछ तो, राइट, और उसके थ्रू आपने जो है इस पैसे को खड़ा कर लिया. तो
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। देखिए लोन को आप इनकम बोलेंगे क्या? नहीं तो फिर तो मतलब क्या ऐसा ना कि मैं तो दुनिया भर का लोन ले लूंगा एंड आई विल बी वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन्स अलाइव। तो दैट इज द होल पॉइंट, दैट नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसीप्ट्स तो सरकार की इनकम है, जो डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स है वो सरकार का लोन है। दैट इज वाई दे आर सेइंग कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ऑफ टोटल इनकम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, राइट। तो देखिए इसको अभी जो भी हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है या जो भी हमारा खड्डा है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? अगेन द बेसिक आइडिया बिटवीन फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट, कि एक्सपेंडिचर तो इतना है, राइट, लेकिन जो आपका मान लीजिए रिवेन्यू है वो इतना है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हो गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट हो गया, इसका क्या, व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग पार्ट? तो ये रिमेनिंग पार्ट को जो है हमारे को कभी ना कभी सरकार को बोरो करना पड़ेगा उस रिमेनिंग पार्ट का खड्डा भरने के लिए, राइट। तो वो रिमेनिंग पार्ट का खड्डा भरने के लिए सरकार कहाँ से बोरो कर सकती है? सरकार कैन बोरो एट होम, सरकार कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई एंड इट कैन बोरो फ्रॉम अब्रॉड। तो ये है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। द आइडिया इसकी, इसके अलावा सरकार कहाँ से बाय करेगी? एट होम बाइंग, यानी कि अगर सरकार मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन से बाय करती है या लोगों से बाय करती है, सो दैट इज ऑल्सो नेट बोरोइंग एट होम, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो सरकार कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई क्योंकि सरकार का बैलेंस इज लाइंग विथ आरबीआई। सिमिलरली बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है कि हम बाहर से पैसा उठा के लेकर आने लग रहे हैं, बाहर से लोन लेकर आने लग रहे हैं। द आइडिया इज कि ये जो सोर्सेज ऑफ लेट अस से यू नो बेसिकली जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ये अलग अलग हो सकते हैं, बट दे आर कन्वेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू यू, दैट देखिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर से मच ग्रेटर देन दिस, इन विच केस क्या होगा कि ये भी बहुत बड़ा होगा। ये जो तीनों डब्बे हैं इनका भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा खड्डा है उतना ही ज़्यादा आपको मट्टी लानी पड़ेगी उसको भरने के लिए। तो खड्डा क्या है? डेफिसिट है, मट्टी लानी पड़ेगी, मान लीजिए बीच पर से या कहीं पर से भी आपको मट्टी लानी पड़ेगी उस खड्डे को भरने के लिए। जितना गहरा खड्डा, जितना बड़ा खड्डा, उतनी ज़्यादा मट्टी की रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली है। कमिंग बैक टू द लेवल ऑफ कंट्री एग्जाम्पल, जितना स्लोली, जितना आप अपना, जितना ज़्यादा आप अपना डेप्ट को जो है इंक्रीज करते चले जाएंगे, उतना ही वो डेप्ट को आपको कवर करने के लिए और बोरोइंग करनी पड़ने वाली है, राइट। अब हमारे को एक एक चीज़ को देख लेना है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला एक बार वापस से लिखता हूँ सो दैट यू ऑल आर कंफर्टेबल विथ इट, राइट। तो हमने ये देख लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इसको हम कहते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है? अब अगर आप देखिए यहाँ वहाँ करेंगे, ठीक है ना, तो अगर आप सपोज कर लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स को एक ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, तो आपको क्या आएगा? आपको रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद आप प्लस कर लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद आप जो है माइनस कर लीजिए नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो वही हुआ कि हमने यहाँ पर से ब्रैकेट खोला और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर लगा दिया, राइट। तो उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गया, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने उसमें ऐड कर दिया जो कि यहाँ पर खड़ा रह गया था, और इसके अंदर से सबट्रैक्ट कर दिया हमने नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। तो इस प्रकार से फॉर्मूला से आपको खेलना आना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा, क्लियर जरूर होगा। नेट फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट तो हमने देख लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट फिस्कल डेफिसिट? नेट फिस्कल डेफिसिट यानी कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट डोमेस्टिक लेंडिंग, कि जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो सरकार ने जो अगर लेंडिंग वगैरह करी है तो वो सरकार के पास वापस आ जाने वाला है और उसको हमारे को माइनस कर देना चाहिए। तो नेट डोमेस्टिक लेंडिंग को हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में। तो जो मेजर हमारे को आता है उसको हम कहेंगे नेट फिस्कल डेफिसिट, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट? तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट यानी कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, दैट इज योर ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। क्या करा हमने? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के अंदर से इंटरेस्ट लायबिलिटी को हटा दिया। मैंने आपको बोला कि ये इंटरेस्ट लायबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द पास्ट गवर्नमेंट्स। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन द प्रेजेंट what is the management or how good is my own management।
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा ना डेटा को, जो क्योंकि जो डेटा है आपके पास वो तो पुराना एज वेल एज नया है। तो उसी पुराने एज वेल एज नए के चक्कर में हमने क्या करा कि जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है उसको यदि हम हटा देते हैं तो हमारे को क्या मालूम पड़ता है कि हाँ, इंटरेस्ट लायबिलिटी तो हमारे पास पूर्वजों की दी हुई है या पुरानी दी हुई है, राइट। लेकिन अगर इंटरेस्ट लायबिलिटी को हटा देने के बाद ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का बड़ा नंबर बच जाता है, मतलब द प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छा काम नहीं कर रही है। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि 110 रुपया इज द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना, 110 रुपया। मान लीजिए कि 10 रुपया जो है माइनस 11 रुपया जो है इज योर, एक मिनट, इसको मैंने क्या बोला, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बोला, और 11 रुपए को हम बोलेंगे आपकी नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, ठीक है। सो द आइडिया इज व्हाट, द आइडिया इज दैट अगर 110 रुपया मेरा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है और केवल 11 रुपया मेरा MIL है, राइट, दैट इज NIL है, दैट इज इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ जो है, जो डेप्ट अक्यूमुलेट हुई है 99 रुपीज़ की, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लेट अस से एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंट, जो बोलते हैं ना, पुअर मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग रही है कि जैसे हमने इंटरेस्ट लायबिलिटी को हटा दिया, इंटरेस्ट लायबिलिटी को हमने माइनस कर दिया, उसकी वजह से कैसा होता है कि जो मेजर बचता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी बचती है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, जो कि हमारे को आइडिया देता है अबाउट द प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि पुराना हमने तुम्हारे ऊपर से सारा बर्डन हटा देते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, यू टेल मी योर पोजीशन एज ऑफ टुडेज डेट। तो ये सारी कंपनियां करती है इस प्रकार से काम। उसके बाद हमारे को देख रहे हैं नेट प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट प्राइमरी डेफिसिट? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, राइट, माइनस ऑफ नेट डोमेस्टिक लेंडिंग। तो ये हो जाता है जैसे आपका नेट प्राइमरी, जो आपका नेट फिस्कल डेफिसिट हुआ था, वैसे ही आपका जो है नेट जो है प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है। यही सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करी है, राइट। देखिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का अगर आप पैरामीटर देखेंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का, तो सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है सब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में आ जाती है। बिकॉज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है आप तो जानते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, मतलब हमने ये पढ़ रखा है कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर हमने ये पढ़ रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्स प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्स, करेक्ट। तो ये जब हमने पढ़ रखा है तो आप देख सकते हैं कि हर प्रकार का एक्सपेंडिचर, हर प्रकार का एक्सपेंडिचर, चाहे वो रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल का एक्सपेंडिचर हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट को आपको माइनस कर देना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट, नेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में ले लेना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को लेना है, नेट नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको लेना है, क्योंकि आपको हर प्रकार का एक्सपेंडिचर लेना है, कोई एक्सपेंडिचर छोड़ना नहीं है। देखिए ना बार बार में कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पूरा ले रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने पूरा ले रखा है, तो जो भी एक्सपेंडिचर सरकार का पॉसिबल हो, चाहे फिर वो इंटरेस्ट पेमेंट हो उसको लेना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो उसको लेना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को लेना है, नेट नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेना है, राइट। तो उसके अलावा आपको नेट डोमेस्टिक लेंडिंग को लेना है, हर प्रकार की चीज़ों को आपको लेना है। नाउ व्हाट इज नेट फिस्कल डेफिसिट? नेट फिस्कल डेफिसिट में केवल एक चीज़ कम है, और वो चीज़ क्या है कि ये जो नेट डोमेस्टिक लेंडिंग है ना, उसका बर्डन हम हटा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेट फिस्कल डेफिसिट। वाई? क्योंकि ये जो फिस्कल डेफिसिट आया ये तो इसलिए आया ना क्योंकि सरकार ने जो है स्टेट डोमेस्टिक लेंडिंग करी है, अगर नहीं करती तो ये नहीं आता। तो एक बार इसको माइनस करके देखते तो उससे जो आता है वो आता है आपका नेट फिस्कल डेफिसिट। अब अगर आप देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत आसान है, रेवेन्यू रिसीव्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कर लीजिए, राइट। उसके या चलिए वो तो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर कौन से एक्सपेंडिचर को कवर करा जाता है? हर प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आ जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे फिर वो ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या ये वाला एक्सपेंडिचर हो, वो सारा का सारा जो है रेवेन्यू डेफिसिट में कैप्चर कर जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बोला था कि हम जो है स्टेट्स को पैसा देते हैं, लेकिन स्टेट्स वो पैसे को यूज़ करके एसेट्स वगैरह क्रिएट कर लेता है, राइट।
तो वही चीज़ जो है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद हम देखेंगे ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि उसके अंदर आपका ये वाला भाई नहीं रहता है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं रहता है। तो ये दिखाता है कि प्रेजेंट सरकार, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट टाइम्स के अंदर कितना अच्छा, बुरा, बेकार, बेकार, सही काम जो है कर पाने लग रही है। वो चीज़ जो है वो आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट दिखाने लग रहा है। व्हाट इज नेट प्राइमरी डेफिसिट? नेट प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट, आप ये सारी चीज़ों को हटा दीजिए। देखिए ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट के अंदर से तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट पे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटाकर। अब अगर हमारे को नेट प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर पहुंचना है तो हमारे को जो नेट डोमेस्टिक लेंडिंग है उसको भी माइनस कर देना है, तब जाके हम गिरेंगे नेट प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेगी दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि एकदम रातों रात आपको याद हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन आपने 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करा, सुबह नाश्ता करने के बाद एक बार, खाने के बाद एक बार, और डिनर के बाद एक बार, और अगले दिन 3 दिन आपने इस प्रकार से इसी प्रैक्टिस को रिपीट करा, तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम टोटल फिंगर नेल्स के ऊपर, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगी, राइट। अब आप एक एक चीज़ देख लीजिए। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का आपको फंडिंग कहाँ से मिलने वाली है? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट की फंडिंग आपको ये सारे सोर्सेज से मिलने वाली है। कहाँ से? लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप आरबीआई से ले लीजिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अदर देन आरबीआई से ले लीजिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस आरबीआई से ले लीजिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस आरबीआई से ले लीजिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस अदर देन आरबीआई से ले लीजिए, और खुद का जो कैश है, जो सरकार का कैश है, जो कि सरकार ने आरबीआई के पास होल्डिंग के अंदर रखा हुआ है, सरकार उसको भी यूज कर सकती है। ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले लो आरबीआई से, शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले लो अदर देन आरबीआई से, और ड्रॉ डाउन ऑफ कैश कर दो। तो देखिए इसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म फ्रॉम आरबीआई नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म फ्रॉम अदर देन आरबीआई नहीं है, और इसके अंदर ड्रॉ डाउन ऑफ कैश भी है। तो ये ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट हम इसको मानते हैं, राइट। डेफिनेशन है आपको मालूम होने चाहिए। मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब क्या होता है? मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम आरबीआई प्लस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम आरबीआई को हम बोलेंगे मोनेटाइज्ड डेफिसिट। ये तीनों प्रकार के आपको जो है मतलब इसके मालूम होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको लिखकर समझाया है। ग्रॉस प्राइम फिस्कल डेफिसिट जो हमारा है उसको हम लोगों को अगर भरना है, उसको हमारे को अगर कवर करना है, तो हम कोई भी सोर्स से, जहाँ भी सोर्स से, जिस भी सोर्स से हमारे को पैसा मिल सकता है उस सोर्स से हम पैसा लेंगे और उसको हम फुलफिल करेंगे। ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट के अंदर ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, और मोनेटाइज के अंदर अदर देन आरबीआई को इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखेंगे सिग्निफिकेंस। तो देखिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का क्या इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूला आपके सामने वापस से प्रदर्शित हो चुका है। टोटल एक्सपेंडिचर को आप एक साइड पे रख लीजिए, राइट, और माइनस आप कर दीजिए उसके अंदर से आपकी टोटल इनकम, राइट। और टोटल इनकम क्या होती है? रेवेन्यू रिसीव्ड्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, सरकार की इनकम है। ऑब्वियस सी बात है, कर्जे को इनकम नहीं बोलते हैं, इसीलिए डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड्स को उस ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा हुआ है। ये एक समरी इंडिकेटर है, ये आईएमएफ ने अडॉप्ट करा था, 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट करा था। ओवरऑल बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके बारे में आइडियाज देता है, राइट। एंड इट शोज नेट एडिशन टू द लेवल ऑफ पब्लिक डेप्ट, कि कितना जो पब्लिक डेप्ट है, पब्लिक डेप्ट यानी कि सरकार ने जो कर्जा ले रखा है उसके अंदर कितना एडिशन हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस साल जो हमारा मान लीजिए कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 2.5 लाख करोड़ है, तो वो 2.5 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं से तो बोरो करके लाना पड़ेगा ना दोस्तों। या तो आरबीआई से बोरो कर लो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, या अदर देन आरबीआई से बोरो कर लो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, या फिर आप अपना ड्रॉ डाउन ऑफ कैश करने लग जाओ, राइट। पॉइंट ये है कि वन वे अदर की वजह से आप फिस्कल डेफिसिट को भरेंगे और उसकी वजह से आपका पब्लिक डेप्ट के अंदर इंक्रीमेंट आएगा। ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है, ये जो कि बताता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम आरबीआई, शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम अदर देन आरबीआई प्लस ड्रॉ डाउन ऑफ कैश। तो ये 1997 के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करना बंद कर चुके हैं, डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। ये मतलब जो इसका कोई इंपॉर्टेंस खास है नहीं। मोनेटाइज डेफिसिट की बात अगर मैं करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज सरकार जो है फिस्कल डेफिसिट रन करने लग रही है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप तो जानते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज ग्रेटर देन टोटल इनकम, इसके अंदर तो कोई बड़ी बात अब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रही है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल इनकम जो है उसको, जो वो खड्डे को भरने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो सरकार क्या करेगी? सरकार बेसिकली क्या करेगी? आरबीआई को बोलेगी कि तुम हमारे को पैसा दे दो, छाप के दे दो, कैसे भी दे दो, और हम वो पैसा जो है जिससे भी हमने ले रखा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा ग्रेटर देन टोटल इनकम है, बराबर हो जाएगा। टोटल इनकम के अंदर बराबरी
रिकवरी आ जाएगी। कैसे? डेफिसिट हमने खत्म कर दिया। डेफिसिट खत्म कैसे करा? आपसे बोरोइंग करके। आप कौन है? आप आरबीआई है। सो दैट इज द होल पॉइंट। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की वजह से कैसा होता है? मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन आपको क्या मालूम है? इन्फ्लेशन आपको मालूम है कि देर इज डिमांड पुल टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जो हमने कल की स्थापना के अंदर ही डिस्कस करा था। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि लोगों के हाथ में जब ज़्यादा ज़्यादा पैसा जाएगा तो लोग ज़्यादा ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू बिड द प्राइस अप, एंड इफ दे आर बिडिंग द प्राइस अप, उसकी वजह से क्या होगा? जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस विल इंक्रीज। ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई होएगा मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की वजह से। ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई क्यों होगा? क्योंकि हमने आरबीआई से पैसा ले लिया है, राइट, और उसकी वजह से जो है मनी सप्लाई इंक्रीज होने वाला है। जो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, दैट मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग मच मोर देन द डिमांड फॉर मनी। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी। व्हाई इज देयर अ डिमांड फॉर मनी? देयर इज डिमांड फॉर मनी टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस। देयर इज डिमांड फॉर मनी सो दैट पीपल कैन कैरी आउट ट्रांजैक्शंस। तो देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी। जैसे जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, सैलरीज बढ़ रहे हैं, तो देयर इज ग्रेजुअली अ डिमांड फॉर ट्रांजैक्शंस एंड देयर इज डिमांड फॉर मनी, राइट। सो द पॉइंट इज व्हाट, दैट धीरे धीरे हमारे को कैश तो इंक्रीज करना ही है हमारे सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है डिमांड फॉर मनी जो है आसानी से कम हो जाए इंडिया के अंदर। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इजीली, राइट। ऑनलाइन वगैरह की वजह से, आ जाने की वजह से हो जाएगा धीरे धीरे, वो भी होएगा, बट इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो द आइडिया इज व्हाट, कि अगर सरकार अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कर देती, यानी कि आरबीआई से पैसा लेकर जो है अपने डेफिसिट को भर देती है, और आरबीआई से जो उसने पैसा लिया है वो उस पैसे को बेसिकली खर्चा ही करेगी ना किसी को देगी। जिससे भी कर्जा ले रखा है उसको वो पैसा दे देगी, तो जिसके पास जो पैसा गया वो उस पैसे को खर्चा करने पहुंच जाएगा। सो द आइडिया इज दैट दिस मोनेटाइज डेफिसिट कैन बी वेरी वेरी इन्फ्लेशनरी। वाई? बिकॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी करा है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का इंपॉर्टेंस क्या है? वो एक्सक्लूड करता है बर्डन ऑफ द पास्ट डेप्ट। मैं आपको बोला 100 रुपया अगर सरकार आज खर्चा कर रही है तो 23 रुपये तो केवल जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाने लग रहा है। सो द आइडिया इज व्हाट, द आइडिया इज कि प्राइमरी डेफिसिट हमारे को ये बताता है कि आज के टाइम पे सरकार कितना अच्छा काम करने लग रही है, इस साल के अंदर सरकार कितना अच्छा काम करने लग रही है। एक्सक्लूड द बर्डन ऑफ पास्ट डेप्ट, केवल करंट ईयर फिस्कल ऑपरेशंस पे ध्यान देता है। ये तो जो है वो मेरा पुराने पापों का नतीजा है, इसको मैं हटा देता हूं, इसीलिए तो इसको आगे माइनस लगाया है। तो जब मैंने अपने पुराने पापों का नतीजे को हटा दिया, राइट, तो मेरे सामने क्या आया कि आज के टाइम पे माय टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और मैं टोटल इनकम कितना है। देखिए, ये जो है नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, ये मेरा एक खर्चे का पार्ट है। जो मेरी नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी वो मेरा एक खर्चे का पार्ट है। और वो खर्चा क्या मैं मेरी वजह से कर रहा हूँ? क्या वो खर्चा मैं करना चाहता हूँ? ना, वो खर्चा मेरे को करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पुरानी सरकारों ने लोन ले रखा है, तो इसीलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। और अब मैं देखूंगा कि मेरा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट भी अगर मेरा बड़ा नंबर आता है तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बड़ा नंबर आने का केवल एक मतलब हो सकता है कि आज के टाइम पे, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, आज के टाइम पे सरकार के जो ऑपरेशन है वो बेकार चलने लग रहे हैं। सरकार का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन सरकार का इनकम, यानी कि पब्लिक स्टॉक ऑफ डेप्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। स्टॉक वेरिएबल्स के बारे में भी हम लोग पिछली स्थापना प्रयास के अंदर बात कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आने लग रहा है कि मैं आपको क्या इंडिकेशन, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमने आपको सारी चीजें करवाई है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि सरकार इज बोरोइंग टू फाइनेंस करंट कंजम्पशन। मतलब क्या? देखिए, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट क्रिएटिंग होता है, उसकी वजह से एसेट्स क्रिएट होते हैं। मैंने आपको बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से कोई खास एसेट क्रिएट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप जानते हैं, तो पॉइंट ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि सैलरीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि पेंशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ये सब प्रकार के खर्चे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट these are not your, basically जो बोलते हैं ना, they are not going to create any kind of capital, they are your purely expenditure जो कि आपकी गवर्नमेंट को रन करने के अंदर, फंक्शन करने के अंदर, कंटिन्यू करने के अंदर हेल्प करने लग रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ इफ देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट, दैट मीन्स कि सरकार जो खर्चा करने लग रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स करने लग रही है, एंड इट हैज टू बोरो मनी इवन टू फाइनेंस दिस, यानी कि उसको कर्जा लेना पड़ता है अपने खुद के ऑपरेशंस के लिए भी। खुद
के ऑपरेशंस के लिए भी अगर पैसा देना पड़े, अगर मान लो चलो स्कूल, बिल्डिंग, डैम बनाना है, रोड बनानी है, इंडिया को रिक्वायर्ड है, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये सारे सारे खर्चे इंडिया को रिक्वायर्ड है एंड द गवर्नमेंट मे हैव टू बोरो to fund these kind of infrastructure projects. I have no problems in that. But if the government has to borrow to fund its own activities, that shows that its own activities are also not self-financed, and that is a big problem. And that is not considered good. In fact, revenue expenditure को near to zero लेकर जाने का हमारे सरकारों के सामने टारगेट बहुत पहले रखा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ. मूविंग अहेड, डेफिसिट रिडक्शन की बात करेंगे. डेफिसिट कम कैसे होगा? व्हाट इज डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम, राइट? ये चीज आपको बहुत क्लियर है. डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम, बस. तो डेफिसिट कंट्रोल में करना है, इसका मतलब ये है कि ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है इसको रैशनलाइज करो, यानी कि इसको कम करो, और ये टोटल इनकम जो है इसको ऑगमेंट करो, यानी कि इसको इंक्रीज करो. एज सिंपल एज दैट. आपको अगर डेफिसिट रिड्यूस करना है तो आपको एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दीजिए, टैक्स रिवेन्यू को इंक्रीज कर दीजिए, शेयर्स बेचिए पीएसयूज के, राइट? आपको चाहिए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करिए, राइट? गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को रैशनलाइज करिए, मोर एफिशिएंट अगर तरीके से काम हो सकता है तो मोर एफिशिएंट तरीके से काम करिए. सरकार के एक्टिविटीज़ के स्कोप को रीडिफाइन करिए कि कौन सी एरियाज में काम करना है, कौन सी एरियाज में काम नहीं करना है, राइट? जो एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, इनके अंदर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए. लेकिन जिन एरियाज के अंदर सरकार बेकार फिजूरी पैसा खर्ची करने लग रही है, एयर इंडिया वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के अंदर, उसके अंदर सरकार को दोबारा रीथिंक करने की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है. गवर्नमेंट जो है रन करती है ह्यूज डेफिसिट्स, राइट? एंड सेल्फ इम्पोज कंस्ट्रेंट्स इफ ऑफ नॉट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ओवर प्री डिटरमाइंड लेवल. यानी कि हर सरकार जो है, हम आपस में भी करते हैं ना कि यार हम जो है ना अपने ऊपर इतना, इससे ज्यादा कर्जा नहीं लेंगे, या हमारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी ही रखेंगे. सो ऑन वेरी सिमिलर लाइन सरकार अपने खुद के ऊपर एक अंकुश लगाए, एक नियंत्रण लेकर आए कि हम जो है वो इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड डेफिसिट रिडक्शन. और वही हमने एफआरबीएम एक्ट 2003 के थ्रू जो है अचीव करने की कोशिश करी, जिसको हमने अगस्त 2003 में पास करा था, और एक वाइज फिस्कल पॉलिसी, प्रूडेंट लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी हमने बनाने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम इतना ज्यादा कर्जा नहीं लेंगे कि आगे वाली जनरेशन के ऊपर वो बहुत बड़ा एक दबाव बन जाए. हम इतना ज्यादा कर्जा नहीं लेंगे जिसकी वजह से हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है एकदम ज़्यादा खराब तरीके से जो है हाथ के बाहर निकल जाए. तो हम जो है उतना ही कर्जा लेंगे जितना रिक्वायर्ड है, और उसको वाइजली यूज करेंगे. एफआरबीएम एक्ट 2003 के अंदर कहा गया था कि सरकार मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने हर साल रखेगी यूनियन बजट के साथ साथ. और वही सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी है, राइट? आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड चीज़ नहीं है, राइट? मूविंग अहेड बात करेंगे थोड़ा सा गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि 1 जुलाई 2017 से ले आया गया है इंडिया के अंदर. इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें अवेलेबल है कि जिस स्टेज पे अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर मैंने टैक्स पे कर दिया, मैंने कुछ बनाकर बेचा, उस पर मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो जो मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, राइट, वो मेरे को वापस से पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने जो टैक्स कलेक्ट करा है मेरे को वो उतना पे करना है, और जो मैंने रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स पे करा था वो मेरे पास इनपुट वापस आ जाता है. तो उस प्रकार से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये सिस्टम है. एक ही रेट है हर प्रकार के, एक प्रकार के गुड के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री, राइट? बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस से उनको हटा दिया गया है, राइट? तो इसके अंदर कैसा है कि ये वैल्यू एडेड प्रकार का टैक्स है. 100 रुपये के ऊपर 18% टैक्स लगा, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर 118 रुपये के ऊपर 18% टैक्स लगा, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर वैसे ऐसे करके धीरे धीरे जो है आपका केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स होता है, और जो इनपुट के ऊपर जो टैक्स है वो आपको रिटर्न मिल जाता है. तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स जो है वो इसके अंदर नहीं होता है. उसके अलावा द टैक्स इज डिस्चार्ज एट एवरी स्टेट, ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज नॉट वेरी दिस थिंग, राइट? ये वैल्यू एडेड टैक्स है, राइट? पैरिटी इन टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में अलग, गुजरात में अलग, सब जगह एक. काफी सारे टैक्सेस को हटा दिया गया है, सेंट्रल एक्साइज को हटा दिया गया है, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेस, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सेस, हर प्रकार के टैक्स को हटाकर लाया गया है. बट जो 5 पेट्रोलियम
प्रोडक्ट्स है उनको अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं लेकर आया गया है, एल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के अंदर नहीं लेकर आया गया है, टोबैको एज वेल एज टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस है, ये आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि एग्जेम्पशंस वाले एरिया के अंदर से यूपीएससी फेमस है क्वेश्चंस बनाने के लिए। दिस इज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड टैक्स है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लेकर आया गया है, लॉस प्रोसीजर सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। अब जो है कोई भी ट्रक को कहीं पर भी ऑक्ट्राय वगैरह के नाकों पे रोका नहीं जाता है, एकदम ट्रक चलना चालू होता है और चलते चला जाता है, चलते चला जाता है, राइट। कॉमन मार्केट बन चुका है, कोई भी कहीं पर भी जाकर चीज बेच सकता है क्योंकि एक ही टैक्स लगेगा हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टैक्सेस लग जाएंगे। तो मैं महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरर हूँ, महाराष्ट्र के टैक्सेस पे करके पंजाब माल भेज रहा हूँ, तो दुनिया भर के टैक्सेस पे करता हुआ पंजाब में पहुंचा, फिर पंजाब में उसके ऊपर और टैक्स लग गया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमन मार्केट बनेगा, कॉस्ट ऑफ बिजनेस रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से, सब चीज़ों की वजह से हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बन जाती है, रजिस्ट्रेशन रिटर्न सारी चीज़ें पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल ऑनलाइन है, तो इसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है, ह्यूमन इंटरफेस भी कम हो जाता है और आपको इसके काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे। इसको थोड़ा सा और रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इसके पूरे फ्रेमवर्क को नया नया ये बना है और वही चीज़ सरकार करने में हर बार लगी रहती है कि कैसे जीएसटी के फ्रेमवर्क को और सिंप्लीफाई सुधारा जा सके। दैट इज़ अ लिटिल अबाउट जीएसटी। ये हो जाता है हमारा गवर्नमेंट बजटिंग एंड डिफिसिट्स के चैप्टर। सारे चैप्टर इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला ही फॉर्मूला भरा हुआ है दोस्तों, और किसी के लिए भी ये फॉर्मूले आसान नहीं होते हैं समझना एकदम के एक ही दिन के अंदर या आधे ही दिन के अंदर। मैंने आपको 1 घंटे के अंदर सारा मैटर जो है समझा दिया है। अब आप अगर इसको रिवाइज करेंगे शिद्दत से पूरी पूरी ताकत लगाकर, तब जाकर ये चीज़ आपके बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आपके हाथ में बैठ जाएगी। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 8 PM प्रयास सेशन के अंदर पहुंच जाइएगा एकदम बराबर टाइम के ऊपर, सो दैट आप उसका पूरा फायदा उठा सके और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके और उससे भी आपको लर्निंग उठानी है, उससे भी आपको मायूस नहीं होना है कि क्वेश्चन बने नहीं बने, हमारे को लर्निंग लेनी है, हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है विद द मोस्ट पॉजिटिव इंटेंट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।